साइंस और साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्लियर? ठीक है। अब हम लोगों ने जितना पॉइंट पढ़ा है उसमें का पहले एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन 5 मिनट में। हो गया? चलो अब देखो इधर, हमने जितना पढ़ा वहां से क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या पूछा हुआ है, एक बार रिवाइज करा दे 5 मिनट मात्र। ये हमारी फिजिक्स की क्लास 3rd होगी और आज मेन क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आज रिवाइज कराऊंगा क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। देखो भाई, पूछू ना तो बताएंगे। पहला क्वेश्चन कि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कौन सी राशि है? बोलिए, पेपर का आया हुआ बताओ। सदिश। मैंने बताया था ना, मैंने बताया था राशि में थोड़ा एक्टिव हो जाओ भाई, ठीक है ना। गर्मी सबको लगती है और सबको पढ़ना है ना, हम भी पढ़ाने के लिए आए, थोड़ा एक्टिव होकर बताओ। बल, वेग, विस्थापन और त्वरण बताए थे, सदिश राशि बताए थे ना वेक्टर। तो इसमें पूछा विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश। उसके बाद पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कांस्टेंट का जो यूनिट है वो पूछा है। हमने पढ़ा था बड़ा जी का मान 6.67, ये तो वहां पर लिखा है 10 के पावर -11 तक लिखा है, लेकिन इसके बाद बताना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? बस 5 मिनट लगेगा रिवाइज, ठीक है ना। एक ही एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है न्यूटन ने अपने तीनों नियमों को कौन से वर्ष में दिया था? तो हमने वर्ष बताया था। बोलिए क्या था वर्ष? यानी न्यूटन ने अपने गति के नियम को 1687 में दिया था। यह बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन, ये पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है? पारसेक, प्रकाश वर्ष, मीटर और किलोग्राम। किलोग्राम दूरी का मात्रक नहीं है। मैंने बताया दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, किलोमीटर भी होता है मैंने यूनिट में। उसके बाद आपको प्रकाश वर्ष बताए थे, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बताए थे। क्लियर? इस तरीका से हमने सारा पढ़ा था। क्लियर? सारा बात याद है ना? बोलो। चलिए अब आइए आगे क्वेश्चन। इसके बाद यहां से क्वेश्चन यूनिट में सारी बातों को एक बार रिवाइज कर लो, सारा याद करवा दूंगा जैसे मुझे याद है ना। देखिए यूनिट में मैंने आपको लिखवाया होगा जहां मापक वाला, मापने वाला, वहां पर लिखवाया होगा। एक तो लिखवाया होगा मान लो ऑडियो मीटर लिखवाया होगा, तो ऑडियो मीटर मतलब ऑडियो सुनने के लिए। एक लिखवाया होगा फैदोमीटर, समुद्र की गहराई के लिए। सोनार, ठीक है, वो भी समुद्र की डूबी वस्तु वही पता लगाने के लिए। एक बताया होगा हाँ रडार, एरोप्लेन की स्थिति बताने के लिए। क्लियर? उसके बाद बताया होगा आपको हाइड्रोमीटर, द्रव मापने के लिए। एक हाइग्रोमीटर बताया होगा आर्द्रता के लिए। उसके बाद नॉटिकल मील बताया होगा समुद्री दूरी के लिए, बताया ना भाई। सेक्सटेंट बताया होगा अंतरिक्ष पिंडों की ऊंचाई के लिए। सिस्मोग्राफ या रिक्टर स्केल बताया होगा, बोलो भूकंप की तीव्रता में। पॉलीग्राफ या लाइट डिटेक्टर बताया होगा, झूठ का पता लगाने वाली मशीन। इस तरीके से बताया है। उसके बाद आविष्कार बताया ना भाई, आविष्कार कैलकुलेटर बी पास्कल, फाउंटेन पेन वाटरमैन, लिफ्ट का FG ओटिस, मशीन गन का जेम्स पक्कल, रिवाल्वर का कोल्ट, सिलाई मशीन का इलियास हावे, मोबाइल का मार्टिन कूपर, ठीक है भाई, ईमेल का टॉम लिंसन, ट्रैक्टर का फर्मिच, स्कूटर का ब्रॉडसा, रेडियो का जी मार्कोनी, टेलीविजन का जेल बेयर्ड, साइकिल का मैकमिलन। इस तरीके से बताओ ना, ठीक है। तो ये एक बार रिवाइज बढ़िया से कर लेना और इसको पढ़ लेना, ये हमारे लिए सारा इंपॉर्टेंट है। आज समझना कि आज फिजिक्स का एक तरह से अंत ही है या कल हो सकता है, माने पूरा क्लियर। पेपर में जितना फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा इससे हट के नहीं आएगा, केवल ग्रुप डी को छोड़कर। ग्रुप डी का रेलवे जो पेपर लेता है वो न्यूमेरिकल थोड़ा डालता है और बाकी पुलिस SSC में जनरल साइंस देता है, तो हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, राइट। आई एक क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न तनाव से, आराम से समझना। पेपर पास करना है तो ट्रिक समझना, रटना नहीं है।
इसको इंग्लिश में सरफेस टेंशन बोलते हैं। अपनी देसी भाषा में कहा जाए तो कहो कि दो सतह है, एक के ऊपर एक, और दोनों में रगड़ होगा और एक का जीत होगा, हो गया प्रश्न तनाव। आपको बताओ, खाली लोग रट लेता है 800 वाले कि बारिश की बूंदे गोलाकार होती है, बस एक लाइन याद करके चलते हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको कितना, कम से कम 10 उदाहरण बता दूंगा। पानी पूरा भरा है, उस पानी में कुछ भी डालो, अब कुछ भी, जिससे मच्छर का लार्वा माने बच्चा मर जाए, किरोसिन तेल या जो भी तेल, तो वहां पर एक को डिस्टर्ब होगा, किसमें होगा? प्रश्न। जो गर्म सूप या गर्म चीज स्वादिष्ट होता है, किसके कारण? ठीक है ना, बहुत सारे चीज के उदाहरण है। कपड़ा में मैल रगड़ कर साफ करते, प्रश्न। तब आ जाओ, बारिश की बूंदे गोलाकार होती है, प्रश्न। प्रश्न तनाव का मतलब बारिश की बूंदी आई और आगे फट गई नीचे, तो ये किसके कारण होता है? प्रश्न। तनाव जहां पैदा हो जाना, सरफेस टेंशन, उसको क्या बोलेंगे? प्रश्न तनाव। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां पर दो प्रकार से कंफ्यूजन खड़ा होता है। मेरे भाई सब उदाहरण लिखवा दूंगा, प्लीज आप पहले समझना, इतना याद करवा दूंगा ना, गर्दा मचा दूंगा। खाली पहले समझना है, याद करना, सब दिमाग से। यहां सिलेबस खोल के रखा जाता है कि कोई आईएएस का मैं ही पढ़ाता हूं, पीसीएस का मैं ही, और कांस्टेबल का मैं ही, तो इसलिए कि इतना ही पढ़ाना, कहीं बोलते तो न रह गया, सारा याद है सब दिमाग में, बस आपको खाली समझना। तो मेरे कहने का सेंस है कि प्रश्न तनाव का मतलब, पहले उदाहरण समझो कि पूछेगा बारिश की बूंदे गोलाकार होती है, तो प्रश्न तनाव। अब होता है उत्प्लावन बल, ठीक है ना, बल का एक पॉइंट आता है, प्रश्न। वो पहले आता था आर्किमिडीज का सिद्धांत, जहां तैरने की बात होती है, तैरना वाला पॉइंट। वो दोनों में अंतर देखो क्या है। जैसे कोई इंसान है और नदी में डूब रहा है, तो नहीं डूबेगा जब जितना उसका आयतन है, आकार कह सकते हो, जितना आकार है उतना पानी हटा दे। कम से कम उसको उतना हटाना पड़ेगा, अधिक से अधिक का तो बात नहीं। अगर अधिक से अधिक हटाता है तो आगे भागते जाएगा, लेकिन कम से कम उतना हटाएगा जितना है, तो डूबेगा नहीं। तो एक ये बात समझना। तो यहां पर सबसे पहली बात क्या होती है हमें, यहां पर होती है तुम्हारा इसके उत्प्लावन बल के कारण। अब इसमें क्या होता है, तैरने का नियम क्या होता है समझ लो। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि कोई वस्तु किसी द्रव में, लिक्विड में अगर डूबो रहा है, तो जितना है उतना अगर हटाएगा तो डूबेगा नहीं। प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, वो अलग चीज होगी। और प्रश्न तनाव का मतलब होता है कि दो के बीच रगड़, दो के बीच क्या होनी चाहिए? रगड़ होनी चाहिए, दो के बीच एक में परिवर्तन होनी चाहिए। जैसे कपड़ा पर मैल है, साबुन के रगड़ से मैल हट गया, किसके कारण? प्रश्न तनाव। केवल आलू के सब्जी बना दिया जाए, केवल आलू का गरम गरम सब्जी, आपको भूख तेजी से लगे, यानी कि पूरा यहां तक चढ़ा लिया, फिर आलू का सब्जी दिया जा रहा है। अगर आलू का सब्जी केवल गरम गरम हो और तुम आराम से 4-5-6 रोटी जितना खा सकते हो, वो गरम के चलते, वह स्वादिष्ट के चलते, क्योंकि गरम चीज भूख लगे तो स्वादिष्ट होगा। तो कहने का सेंस है प्रश्न तनाव। आप इस चीजों को समझो। अब यहां पर सारा लिक्विड का पॉइंट है। अब यहां पर आएगा एक केशिकत्व। नमस्ते जी। केशिकत्व समझेंगे मेरे भाई, इसको बोलते हैं कैपिलरिटी। केशिकत्व का मतलब होता है, समझ लेना भाई मेरे, कैपिलरिटी। कहोगे इसका मतलब समझाओ, मैं आपको समझा देता हूं। समझना, कोई ऐसा क्या बोल सकते, ट्यूब हो, नली हो, जिसमें द्रव चढ़े, ऐसे से चढ़ रहा, और उसका पता नहीं लगाया जाए, एक तरह के कह सकते हो सोखना, ऑब्जर्व करना, वो हो गया केशिकत्व। कहीं भी बता, जहां भी ट्रिक है, सोखने की बात हो गई, ऑब्जर्व करने की बात हो गई, केशिकत्व। आपको बताना उदाहरण, जो स्टाम्प वाला मुहर ऐसे मारते थे, अब तो हम लोग आता है डायरेक्ट अंदर से फील करके आता है, लेकिन मारते ऐसे तो उस पर से स्टाम्प से स्याही लेता है, फिर दबता है, केशिकत्व। कहते हैं ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही का सोखना। पेन ऐसे लगा कर चलते हैं, ठीक है भाई, एक गिरने लगता है, केशिकत्व। आपको लालटेन के बत्ती में तेल का चढ़ना, केशिकत्व। अब यहां तक तो खूब रटे, जो खेत में पानी लग जाती है, गर्मी के दिन हल्की पानी सूख गया, केशिकत्व। जहां पानी सूखने से संबंधित आ जाएगा केशिकत्व, एक ही बार में याद कर लो। कौन? कि जब किसी द्रव नली में पानी द्वारा बने हैं प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड, या खाली हमें क्वेश्चन को समझना है। क्या समझना है? कि जहां पानी सूखने की बात होगी, केशिकत्व। में बहुत सारे एग्जाम्पल बोलूंगा, ठीक है ना। लालटेन की बत्ती में 250 ग्राम तेल भरे, उससे पड़ रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो गया, तो नीचे थोड़ा दिखता है कि वो जा रहा है, वो तो एक बार खत्म होता है, तो वो तो हम लोग फीता जलते हुए देखते थे। तो ये किसके कारण? केशिकत्व। ये बात ध्यान रखेंगे। केशिकत्व का मतलब जब किसी द्रव के सोखने की बात होती है तो उसे क्या बोलेंगे? केशिकत्व। ये आपका सिलेबस है, आराम से समझिएगा। आकाश लिखवत भाई मेरे,
पहले पूरा समझ, उसके बाद 5 मिनट में सारा छपवा दूंगा, ठीक है ना। खाली सिलेबस के देखो, ये हो गया केसी कत्तो। इसके बाद आपका जो सिलेबस है आराम से देख लो, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है यहां पर, उस चीजों को देखना। प्रश्न तनाव पढ़ा दिया, केसी कत्तो आपको बता दिया। इसके बाद आएगा ध्वनि तरंग, साउंड वेव्स होता है भाई, साउंड वेव्स। एक होता है अवश्रव्य तरंग, इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। आप कहोगे सर जी इसको कैसे याद करना है, पेपर के लिए सबसे पहले ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में, HERTZ पढ़े होगे। तो जहां पर कहते हैं इंफ्रासोनिक, कहते हैं अश्रव्य, क्या बोलते हैं इंग्लिश में चाहिए तो इंफ्रासोनिक। जब देखना गिरे तो नहीं, चलो, जहां पर कह के गिरना 20 HZ से कम की आवृत्ति हो उसे कहेंगे अश्रव्य, इसको इंसान नहीं सुन सकता है, ठीक है। और एक होता है कौन सा, श्रव्य, इसको कहोगे ऑडिबल। जहां पर 20 HZ से 20,000 HZ के बीच की, ठीक है ना, ध्वनि हो उसे क्या कहेंगे भाई, श्रव्य तरंग। आराम से समझना, आराम से समझना है, सब याद करवाऊंगा अभी, जस्ट टेंशन मत लो। और तीसरा पराश्रव्य, उसको कहते हैं पैरासोनिक। उसका मतलब होता है कि जो बहुत ही अधिक है, ठीक है ना, उसको कहते हैं, कहा जाता है कि जानवर सुनते हैं, ठीक है ना, कि कुत्ता बिल्ली चमक, ये रट लेते लूसेंट से, लेकिन उसमें आपको क्यों ऐसा कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है तरंग को भेजने में उसका यूज होता है। कहां, तरंग वेव को भेजने में होता है। तो बस यहां से ध्यान रखना। आप कहोगे यहां से पेपर में हमारे जनरल कंपटीशन जहां तुम दे रहे हो इसमें नहीं आता है क्वेश्चन, बस ये आता है। मैं सारा अभी बताऊंगा, मेरे से खाली कह दो कि पेपर में क्या क्या आता है, आइडिया लगाना, मैं लगा दूंगा। यहां से केवल आपको पढ़ना, सुनो, अश्रव्य अगर इंग्लिश में चाहिए इंफ्रासोनिक 20 HZ से कम, लेस देन 20 HZ। श्रव्य मतलब 20 HZ से 20,000, अब पराश्रव्य मतलब 20,000 HZ प्लस, बस इतना ही पेपर में है, ठीक है जी। मुझे खाली टॉपिक दो, मैं बता दूंगा किस टाइप का आइडिया था, आपके माइंड में याद होनी चाहिए, ठीक है ना, सबसे अधिक। तो ये हो गया आपका, क्या होगा, श्रव्य, अश्रव्य और क्या हो गया, पराश्रव्य। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है आगे, पॉइंट पढ़ना है, ये पढ़ना है हमारा टेम्परेचर का रिलेशन। आपको यहां से क्वेश्चन क्या आता है, आपको पता है कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, मैंने बता रखा है, बोलो, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, बोलो, फ़ारेनहाइट ने किया है। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया भाई, फ़ारेनहाइट ने। अब दो चीजें समझना, एक तो होता है थर्मामीटर और एक होता है पायरोमीटर। थर्मामीटर का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल मतलब जितना उसका फिक्स होता है, और पायरोमीटर का मतलब हाई टेम्परेचर मापने के लिए, मैंने बताया था ना। तो पेपर में आएगा कि थर्मामीटर तो नॉर्मल, और आपका कौन सा बताया दूसरा, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर। पहले तो ये याद रखना। दूसरी बात होती है, अब समझना, पेपर में आ रखा है कि मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, तो इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं बताऊंगा कैसे निकलता है। 37 डिग्री सेल्सियस होगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक फॉर्मूला याद करवाता हूं, ये 1 नंबर के आ सकता है। क्या, जो सेल्सियस या सेंटीग्रेड कहते हैं उसमें मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 100 होता है। मतलब C-0/100। पहले याद रखो, लिख लेते हम लोग, याद नहीं कर पाते। सेल्सियस या सेल्सियस ही बोलते, मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितना होता है, 100, याद रखना मेरे भाई। दूसरा फ़ारेनहाइट, मिनिमम होता है 32 और मैक्सिमम कितना होता है, 180। देख लो, 1-32/180। क्लियर हो गया। तीसरा पढ़ेंगे र्यूमर। र्यूमर अब बंद है आज के डेट में। र्यूमर में नॉर्मल होता है 0 और मैक्सिमम में कितना होता है, याद कर लेना। अब आता है नेक्स्ट केल्विन। केल्विन में मिनिमम से मैक्सिमम में घटता है, तो केल्विन में होता है मिनिमम माइनस के 273, मतलब ऐसे कह सकते हैं 273, और मैक्सिमम कितना होता है। अब ये पहले बताओ याद हुआ कि नहीं, आपको याद चाहिए C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर R-0/80 बराबर K-273/100। ये पहले याद करो। यहां से आपके पेपर में आता है कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदले, ये आपको याद होनी चाहिए।
ठीक है ना, देख लो भाई, रटना नहीं है। सेल्सियस में मिनिमम 0, मैक्सिमम 100। जो कहते हैं कि 100 डिग्री बुखार है, वो बोलने क्या, हमें कोई डॉक्टर की शिकायत नहीं करनी है कि उनको नहीं आता है, छोड़ो। तो वो 100 डिग्री नहीं होता, वो क्या होता है, फॉरेन हाइट में होता है। सबको पता है इतनी बातें कि वो फॉरेन हाइट में होता है। इसमें मैक्सिमम कितना होता है, 100 में पता है पानी एकदम उबलने लगता है, इंसान तो कहाँ चला जाएगा। तो C माइनस 0 बट्टा कितना 100 बराबर F माइनस 32 बट्टे 200 सॉरी 180 बराबर R माइनस 0 बट्टा 80 बराबर K माइनस 273 बट्टा 100। अब यहां से पेपर में कैसे आता है, जैसे प्रूव करना चाहता है। जैसे आपने कहा शरीर 37 डिग्री सेल्सियस पेपर में कई बार है, इसको फॉरेनहाइट में बदले, जैसे हमें याद है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। तो आप मुझे बताओ इसके जगह अगर 80 दे दे फिर तुम कैसे रटोगे। तो देखिए ये सेल्सियस है, ये फॉरेनहाइट है, बाकी को भूल जाओ, ठीक है। अब C के जगह कितना रखते हैं, 37। मैं थोड़ा सा लिख दूं सही से, देखो ये 37/100 होगा। आप बराबर बोलो कितना होगा, बोलो F माइनस 32 बट्टे कितना होगा, क्लियर होगा, ऐसे होगा ना। बताओ काटा जाए 20 5 100 और ये कितना 20 9 180 होता है। 9 से उसमें गुणा करो, 9 7 63, बताओ 29 27 33 होगा। अरे देख लो, और ये गुणा होगा 5F माइनस 160। अब ये बताओ ये इधर सटेगा, माइनस के 160 है उधर जाके, 4 से कितना होगा 93 बराबर 5F। 5 से 5 9 45, बोलो 5 9 8 40, ऐसे कुछ आएगा 98.6। भाई मैंने ये बता दिया आपको कि अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको खाली रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है भाई। तो इस फार्मूला को प्लीज आप नोट कर लेना। अभी मैं सारा रिवाइज करवा दूं, इसको जरूर लिख लेना, ये अलग से पूरी फिजिक्स का मतलब मेरे से फिजिक्स का डिस्कस कर लेना, जनरल साइंस आपके माइंड में जो चल रहा हो। ठीक है भाई, इस पर मैं 1-2 क्वेश्चन दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। एक तो 27 डिग्री सेल्सियस बराबर फॉरेनहाइट में निकालना है। 27 डिग्री सेल्सियस बराबर फॉरेनहाइट में कितना होगा, और एक 100 डिग्री सेल्सियस बराबर फॉरेनहाइट में कितना होगा। 27 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट में निकालो और 100 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट में निकालो। 27 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में निकालना है आपको, और एक 100 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में। हाँ जी,
आगे भाई, चलो हम लोग को 27 रखना था ना, सभी लोग का नहीं आया तो एक बार देख लो। देखो 27 बट्टे कितना हो जाएगा, 100 होगा, और f माइनस 32/180 होगा। बोलो भाई, 20 25 100 होगा, 20 9 180। अब ये 9 से काटो, 9 से 2 से 43, 2 से 43, बोलो। और आगे कितना होगा, 5f माइनस 100। फिर क्या करेंगे, ये जुड़ेगा तो बोलो 430 होगा, पक्का 403 बराबर 5f, पक्का यही होगा भाई मेरे। a बराबर 80.6। बोलिए, किसी को दिक्कत है तो बताएंगे। 80.6 8 कह रहे हो ना, 8 किस, देखो क्या होता है ना कि यहां पर 8 5 40 कट रहा है ना, तो आपको लग रहा है कि खाली पॉइंट लगा। जब एक ही बार में 2 अंक कट गया तो एक 0 लगाना पड़ेगा ना। हाँ, ये गलती हो जाती, मिस्टेक हो जाती इस तरह से। दूसरा वाला भी आ गया होगा उम्मीद करता हूं। हाँ बस तो हो गया, आइडिया लग गया। बताओ, क्लियर बताओ। दिख नहीं रहा, अभी दिख रहा है? अरे मेरे से छिप गया होगा, मोटा ज्यादा हो ना। ये हमने गुणा करा था तो कितना आया था, 243 आया था ना। तब नहीं, आगे बता देता हूं। और इससे होगा 5f और माइनस 160। इसको हमने इधर प्लस कर दिया था, कितना आया था भाई मेरे, 403 बराबर 5f। अब 5 से 5 8 40, यहां पर 0 5 6 30, 80.6। हो गया? उसको भी चला दो, पीछे वाला ऑन कर दो, खुश तो होगा। हो गया भाई, मिटा दो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से खुद समझो। क्या हो गया? ऐसे ही चला दिए, मैंने कहा थोड़ा सा है, चलवाएंगे उसे भी, आजकल मैं स्टार्ट करूंगा, सीरियस कह रहा हूं। देखो यहां से ध्यान से देखो, सबसे पहले यहां से क्वेश्चन आता है। एक तो आएगा ये प्रकाश का क्वेश्चन, लाइट। अब इसमें क्या क्या बनता है देखिए, समझ लेना बढ़िया से। एक आएगा निकट दृष्टि दोष, इसको मायोपिया कहते हैं या शॉर्ट साइटनेस, निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना, केवल पेपर पास करना है, जनरल साइंस तो जुगाड़ बता रहा हूं, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष तो कहेगा, लेकिन इसमें निकट की ही वस्तु दिखाई देगा। पहले आपको याद होनी चाहिए, छपवाने के लिए 5 मिनट में लिखवा दूंगा, समझाना इंपॉर्टेंट, किताब में लिखा हुआ समझाने के लिए मेरे पास आया हो। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट की ही वस्तु दिखाई देगी, पहले ये सोच में रखना। और तो जब निकट की दिखाई देगी तो दूर की नहीं दिखाई देगी। इसके लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस, इसका मतलब कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव लेंस। दूसरा बात करेंगे कौन सा, दूरदृष्टि, ठीक है भाई, हाँ मायोपिया, सबको मायोपिया, मौसा बना लो ना,
ठीक है भाई, हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या करना है, दूर की ही वस्तु दिखाई देगी तो निकट की दिखाई, इसके लिए उत्तल लेंस, पहले ये क्लियर कर लो, याद होनी चाहिए भाई। इसके लिए भाई, इसके लिए कॉन्केव और इसके लिए कन्वेक्स, इसके लिए अवतल, इसके लिए उत्तल। दूरदृष्टि इसमें निकट में निकट ही दिखाई देगी और दूर में दूर ही दिखाई, पहले ये क्लियर कर लो, क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। अब आता है लेंस से क्वेश्चन, क्या क्या आएगा? सबसे पहले लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर, ठीक है ना, इसका यूनिट जो होता है लेंस का क्या होता है भाई? डायप्टर, ये बात ध्यान रखेंगे, डायप्टर, पहले बात याद रखेंगे, डायप्टर इसकी क्षमता का मात्रक है। इसके बाद क्वेश्चन यहां से क्या क्या बनता है देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा उसमें बनेगा उत्तल लेंस का प्रयोग, अवतल लेंस का प्रयोग, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। लेंस का मतलब किसी चीज में फिट किया जाता है, ये बात ध्यान रखिए। आकार तो पता है ऐसे से, वो कोई पूछता उछता नहीं। सबसे पहले कहोगे कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का प्रयोग बताओ, ठीक है भाई? तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहां कहां होता है? मैंने डॉक्टर के पास जांच करने के लिए, सीधे सीधे बोल दो, ठीक है ना। अब तुम्हारा बाल जांच नहीं करेगा, नाक कान गला ये सब कहते हैं, एक तो डॉक्टर के पास। दूसरा बात करते सैलून में, कहां पर? सैलून में। लेकिन आजकल सैलून में शीशा भी डायरेक्ट लगा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, एकदम दर्पण चेक करके आए। और अवतल सैलून में नाई के पास जो अनंत तस्वीरें पीछे तक दिखाता है, ये देखना पहले पसंद करते थे बचपन में, अब तो कोई पसंद नहीं है। तो कहने का सेंस ये है मेरा कि अवतल का आपका प्रयोग मैंने बता दिया। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां होता है? तो गाड़ी के साइड मिरर में, जहां पर लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, मिरर मतलब दर्पण, क्लोज मतलब नजदीक, अपीयर मतलब प्रतीत होना। कोई वस्तु आता है तो नजदीक में बड़ा होकर पर फिर साइड देते हैं, ठीक है। तो कहने का सेंस है कि वहां पर क्या होता है? अवतल दर्पण। ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर हो गया? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का आपका प्रयोग, ये हमारे पेपर में पूछता नहीं है, पहले पूछता था। ये सिंपल बात हो गई, सबको इतना आइडिया। तो मैंने बताया निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, ये बात क्लियर करेंगे, ठीक है भाई? और दूरदृष्टि में दूर की वस्तु दिखाई देगी। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर, ये क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन यहां से क्या बनता है? एक बनेगा कलर से, ठीक है भाई, कलर रंग। एक बनेगा प्राथमिक वर्ण, प्राथमिक वर्ण। यहां से एक पुलिस के पेपर हुआ था, देखो कलर से कैसे क्वेश्चन पूछा था, हिंदी में पूछा था कलर का क्वेश्चन। 4 ऑप्शन देता हूं, 4 ऑप्शन था। एक था जाति, एक था रंग, एक था अक्षर और एक था संख्या। ये शायद हिंदी में था और साइंस का क्वेश्चन क्या था, पेपर निकाल लेना 2018 का। पूछा था कि वर्ण, प्राथमिक वर्ण जैसे पढ़े, द्वितीय वर्ण प्राइमरी कलर। प्राइमरी जो कलर होता है, प्राइमरी कलर आपको पता होगा क्या होता है? RGB, R से रेड, G से ग्रीन और B से ब्लू, ठीक है भाई? तो उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी कलर कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और तो पूछा था इसको हिंदी में प्राथमिक वर्ण कहते, वर्ण ऐसे जो वर्ण। तो पूछा था वर्ण का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं होता? हिंदी के पेपर में, यूपी पुलिस में नहीं होता है। तो देखना, वर्ण मतलब जाति होता है, कहते हैं सवर्ण, ये सब सुने हो, वर्ण मतलब जाति पढ़े हो। और वर्ण मतलब रंग भी हमने पढ़ा। अब वर्ण को अक्षर अगर मेरे से हिंदी पढ़े होगे तो वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं ऐसे मैं बोला हूं, लेकिन वर्ण का मतलब संख्या नहीं होता। तो कहां का क्वेश्चन कहां घुसा देगा ये आपको समझना, यानी वर्ण मतलब संख्या नहीं होता। तो इसका आंसर यही होगा कि मतलब वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता। तो आपको जानकारी तो चाहिए, ठीक है भाई? तो यहां से पूछा जाता, अब इधर आएंगे कि प्राइमरी कलर क्या क्या होता है? RG। रेलवे में सबसे अधिक इसी कलर को देखना होता है, इसीलिए रेलवे में मेडिकल में 2 चीजें सबसे अधिक जांच होती है, आंख और छाती के धड़कन। ये दोनों चीज, क्योंकि यही चीज आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई? इस बात को ध्यान रखिए। RGB, रेड ग्रीन और ब्लू। अब यहां से 2 क्वेश्चन और आता है। एक आता है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। पूछता है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो याद रखना है, बोलना है लाल, क्योंकि लाल वेवलेंथ। और कहेगा किस रंग का वर्ण विक्षेपण, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, मतलब आप पढ़े होंगे ऐसे किसी प्रिज्म से ऐसे 7 रंग में, हमें खाली पेपर से मतलब है ना, 7 रंग में, जैसे विबजियोर नहीं पढ़े हो,
VIVGYOR ऐसे पढ़े हो। तो कहता है सबसे अधिक जो वर्ण विक्षेपण, छितराना, ऐसा फैलना कौन सा रंग का होता है? वायलेट का। यहां से क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में, जनरल साइंस का क्वेश्चन पढ़े, कोई हमें इंडिया का थोड़े पढ़ रहे, यहां जनरल साइंस चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर, SSC, पुलिस या कोई भी पेपर हो, ये बात ध्यान रखना। एनडीए का फिजिक्स अलग होता है, रेलवे ग्रुप डी का कुछ अलग, बाकी सब पेपर में काम करें, ये बात ध्यान। सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। पूछेगा कौन सा रंग का वर्ण विक्षेपण स्पेक्ट्रम अधिक होता है, तो V से वॉयलेट का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक वर्ण नहीं होता, तो आपको बस पता है कि RGB होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? अवतल। और दूरदृष्टि दोष में उत्तल। अवतल को कॉनकेव बोलते हैं और उत्तल को कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्लियर भाई? चलिए, उसके बाद ये बता दिए 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई, बराबर 98। ये पेपर में डायरेक्ट पूछ देता है, नॉर्मल चीज होता है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये बात ध्यान रखेंगे। मानव शरीर का सामान्य तापमान, फॉर्मूला आपको बताया C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर R-0/80 बराबर K-273/100। मेरे भाई ऐसे पढ़ना, एकदम पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है ना, एकदम नंबर आ जाएगा इस तरीके से, नहीं लगे आते एकदम छपवाने लगे और छपवा कर रजिस्टर भर दिए। सीखना इंपॉर्टेंट होता है, ये बात बताओ, यहां तक क्लियर है तो बताओ। अब 2 पॉइंट आपके पेपर में हो रहा था, ठीक है ना, 2 पॉइंट मैं ऐसे ही याद करवा दूंगा। एक आता है, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और एक बोलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान से सुनना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों का अंतर मैं देसी भाषा में समझा देता हूं। देखो, बात करते हैं कि पानी में मछली की बात करते हैं तो लगती है कि वो ऊपर है, लेकिन गहराई से नीचे रहती है। जितना हम सोचते हैं उससे क्या रहता है, मतलब इसका ट्रिक है, जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होता है, उस तरीके से। मैंने पहले ही सोचा मछली नीचे तो हो सकता है पकड़ा जाएगी हाथ में, तो कहने का सेंस उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन। दूसरी बात, जो बाल्टी में सिक्का डाल दो तो लगता है कि उससे ऊपर है, मतलब जैसा सोचते वैसा होता नहीं है, वो है तो नीचे उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तीसरा बात करें, छड़ी, जो भरी बाल्टी उसमें छड़ी डालोगे और छड़ी ऊपर है तो लगेगा टेढ़ी दिखाई देगा, तो भाई उसमें सीधा है, तो यहां पर क्या उसका छाया बनता है, तो उसको बोलेगा प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब जैसा सोचते वैसा होता नहीं। आपको होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हीरा चमकता है तो सच के चमकता है, हीरा चमकता है तो सच के तो चमकता है, उसमें अपना नेचुरल प्रॉपर्टीज है, तो उसको बोल देंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पोता हुआ गोला, काला से पोत दोगे तो काला दिखाई देगा, तो जब काला है तो क्या वहां नीला दिखाई देगा। तो जो जैसा होता है वैसे ही दिख रहा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है, तो भाई उसको कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। आप समझिए इस बात, आपको याद हो जाएगा। कहेगा पानी में छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, निम्नलिखित में किसके कारण? ऑप्शन में रहेगा प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन, चाहे कुछ भी रहेगा, हमें सीधे पता है कि अपवर्तन। ऐसे याद करो ना, ये पता है लोग 10-10 दिन में पढ़ाते हैं, या मेन पॉइंट पढ़ा, या पेपर निकालना है, इसी में लगे सदियों निकाल दोगे तो थोड़े होगा। मेन पॉइंट आपको सीखना है कि क्वेश्चन क्या बनता है, आप इस चीजों को समझिएगा, ठीक है जी। तो इस चीजों को एकदम क्लियर रखना है, समझाया कि नहीं आया? चलिए, तो हमने क्या क्या शुरू से जितना भी पढ़ा एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, याद हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, थोड़ा सा हिंट देना, बोलो। प्रस्तनाव, प्रस्तनाव में मैंने उदाहरण बताया, बारिश के बूंदे गोलाकार होती है, या किसी रगड़ से एक का क्षति, समझ जाना देसी तरीका से। दूसरा बताते केशिकत्व, केशिकत्व में मैंने बताया था कि जहां पर द्रव का सोखने की बात हो, वो सोखना का मतलब होता है जो पता नहीं चलता है, उसको क्या बोलेंगे? केशिकत्व। अब बताइए इसके बाद क्या पढ़ाए थे, बोलिए। तीसरा चीज क्या पढ़ाए थे, बोलिए। हाँ, ये तापमान वाला मैंने बताया था कि थर्मामीटर से नॉर्मल टेम्परेचर मापा जाता है, लेकिन पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? हाई टेम्परेचर। एकदम क्लियर हो गया भाई। उसके बाद एक रिलेशन बताया था टेम्परेचर के, याद होगा आप लोगों को, C- बराबर बराबर बराबर, ठीक है। इसके बाद क्या बताया था, बोलो प्लीज।
हाँ, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और दूर को हाइपरमेट्रोपिया। इसमें कंफ्यूजन मत होना। हाँ, निकट दृष्टि दोष में कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष में कौन सा दोष होता है? दूर की। कौन सा दोष होता है? दूर की। और दूरदृष्टि दोष में कौन सा दोष होता है? पास का। ये क्लियर हो गया। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस बताए थे? और दूरदृष्टि दोष के लिए प्राथमिक वन, प्राइमरी कलर में कौन कौन सा कलर है? क्लियर हो गया? ठीक है जी, यह क्लियर हो गया। इसके बाद बताएंगे जो सबसे अधिक वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य कौन सा कलर का होता है? रेड। और सबसे ज्यादा वर्ण विक्षेपण फैला बैगनी का। क्लियर हो गया यहां से? बताइए यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद 3 बताए थे अश्रव्य तरंग, इंफ्रासोनिक, उसमें बताए थे 20 Hz से कम। उसके बाद श्रव्य बताए थे 20 Hz से 20,000। उसके बाद पराश्रव्य बताए थे सुपरसोनिक। ठीक है भाई, 20,000 Hz से प्लस। ये बात ध्यान में। क्लियर हुआ? बोलिए यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए, ऐसे याद होनी चाहिए। है? याद हुआ थोड़ा बहुत? किताब में तो सब चीज दिया रहता है ना, लेकिन सीखना इंपॉर्टेंट होता है। अभी लिखवाता हूँ, थोड़ा सा लगातार पढ़ा दिया ना बच्चों, कहेंगे थोड़ा सा फिर लिखवा देता हूँ, हल्का हल्का करके लिखवा दूंगा। मेन 3 से 4 पेज में खत्म हो जाती है पूरी फिजिक्स। पेपर में क्या आता है ये पढ़ाओ ना, यहाँ लगे पूरी भाषण मारने, पढ़े आर्ट्स पढ़ाने लगे साइंस। साइंस वाले को आर्ट्स पढ़ाने का हक है, आर्ट्स वाले को साइंस का क्या मतलब है? कौन सा? अरे वो अलग चीज हो गई, वो टॉपिक आगे पढ़ना है। एक चीज लिखवा दो नहीं, वो आगे पढ़ना है। जहां तक पढ़ा हो तो याद है ना? है? हमें तो सारा वैल्यू याद है, पूछो कुछ भी नहीं। वो आगे, ये पीछे वाला तो क्लियर हो गया, आगे नहीं बढ़ना है जो पढ़ाऊं, क्योंकि मैं खुद ही ज्यादा फास्टर हूं आराम से। देख रहे मैं रुक गया हूं, बच्चे कहेंगे ज्यादा पढ़ा दिए। समझाएगी नहीं है? पहले ये याद हो गया सारा, पूछू ना। चलो टेम्परेचर के रिलेशन बताओ, जो फॉर्मूला अभी बताए थे। हाँ, 1 + 1 = 2। क्या कह रही है? एक बार पढ़, वो नहीं, मैं जो पूछा था वो नहीं बता रही हो। चलिए अब हम लोग एक एक लाइन करके मेन जो पॉइंट है जैसे लिखना चाहिए एक बार लिखो, जितना पढ़ाएं उसको अपने तरीके से लिखो, आराम आराम से लिखना है उसमें और पूछ लेना। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। इसमें एग्जांपल आपको लिखना है, क्या क्या लिखिए। है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव लिखा हूं कहीं? अरे मेरे भाई दोनों बताता नहीं हूं। दो चार दिन बाद फिर कहोगे कुछ भी नहीं, वो समझ जाओगे कि सब बैलेंस हो जाएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। हो गया? चलिए इसमें एग्जांपल लिखेंगे। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए, समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल दिया जाता है, उन पर तेल डाल दिया जाता है।
ठीक है, हाँ भाई सर नहीं नहीं, वो समुद्री तेल वो अलग। आप कहोगे सर तेल तो हम लोग खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं जी, तेल बाइक में भी डालते हैं तो सर वही तेल नहीं, वो अलग होता। क्लियर हो गया? अब जितना क्वेश्चन यहां से आया पेपर में सुन लो, इससे प्रश्न ना उसे। एक आया है कि गरम सूप स्वादिष्ट होता है, किसके कारण? तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आया है साबुन डिटर्जेंट आदि से कपड़े का मैल साफ, समझ जाना प्रश्न, ठीक है। उसके बाद आया है कि बारिश की बूंदे गोलाकार होती है, प्रश्न। तो बस यही आया है, जहां पर दो का झंझट में एक को दबाव होगी, ये आइडिया लगाना है। तो किसके कारण? प्रश्न। और जहां पर सोखने वाला मैं अभी लिखवाऊंगा, ये खाली मैंने आइडिया दिया, ठीक है जी। अब आइए दूसरा, केशिकत्व कैपिलरिटी, केशिकत्व कैपिलरिटी, केशिकत्व लीजिए, कैपिलरिटी, ठीक है। इसमें बस ट्रिक है सोखना। अब मैं जितना पेपर में क्वेश्चन सुन लो, मर्जी करे वो लिख लेना, ठीक है ना। एक एग्जांपल ज्यादा है, देखो ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही सोख लेता है, तो आपको मैंने बता दिया। दूसरा है लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व कारण तेल। तीसरा पेड़ पौधों की शाखाओं तनों एवं पत्तियों तक जल का पहुंचना, क्योंकि पानी पहुंचने के बाद सोख लेता है। और चौथा है वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते। मतलब समझ जाना। अब इसमें उदाहरण जो मर्जी करे वो लिख लो। हो गया भाई। उसके बाद मैंने कल लिखवा रखा है बीच में कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब, उसको मापने को क्या कहते हैं? बैरोमीटर से मापा जाता है। ये कल लिखवा दिया था कि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से मापा जाता है। कल बता दिया हूं, समझ जाना। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको ध्वनि तरंग, साउंड वेव्स। इसमें कैसे लिखना है? लिखो, पहला अश्रव्य तरंगे, इंग्लिश में इंफ्रासोनिक वेव्स, मैंने बताया था अभी। अश्रव्य लिख दो, अश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है। लिखना लेस देन 20 HZ, 20 HZ से कम, 20 HZ से कम, 20 HZ से कम। HZ का मतलब हर्ट्ज जो होता है, जो फ्रीक्वेंसी के यूनिट होता है, ठीक है। जैसे आप सुने हो हॉर्स पावर, पावर का, उस तरीके से। अब दूसरा लिखेंगे श्रव्य तरंगे, श्रव्य, ठीक है ना। इसी को श्रव्य बना लो और इसको लिख दो ऑडिबल, ऑडिबल, श्रव्य, ऑडिबल वेव्स। हाँ, मैंने बताया था 20 HZ से 20,000, अभी बताया था 20 HZ से नहीं, वो अलग तीसरा में आएगा।
ठीक है ना। तीसरा होता है पराश्रव्य भाई, इसको अल्ट्रासोनिक भी कहते हैं, अल्ट्रा इसका समझ जाना 20,000 एडजेट से प्लस। ठीक है भाई मेरे, अब आपको समझना है ध्वनि के बारे में क्वेश्चन कैसे बनते, साउंड के बारे में। जो पेपर में अभी तक आया है वो आया है जैसे प्रकाश का यानी लाइट का, साउंड में दोनों में डिफरेंस को देखा जाता है। स्पीड इसकी अधिक है कि इसकी अधिक है, इसकी बहुत अधिक होती है। इसका ध्वनि वाला बस 332 वाला पेपर में जितने बार आया है एयर में, लेकिन मैं 2-3 चीजों में लिखवा देता हूं। सुनो मेरी बात, जो आराम से सुनना, ये जो साउंड है और ये जो लाइट है, लाइट जैसे जैसे समझ जाना, उसको बोलेंगे इसकी लैंग्वेज में बीरल बोलते हैं। बीरल मतलब साफ खाली। जैसे जैसे निर्वात की ओर बढ़ेगा, निर्वात तो लास्ट स्टेप होता है, वैसे वैसे पतले चीजों की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका स्पीड अधिक होगा। और ये जैसे जैसे मोटे चीज की ओर जाएगा, समझना सॉलिड, वैसे वैसे इसका क्या होगा, अधिक होगा। इस बात को समझिए। जैसे बिजली का जब गर्जन होता है तो पहले लाइट आती है, उसके कुछ देर बाद आपका साउंड आता है। आपको कैसे, एयर में इसका स्पीड है 332 मीटर पर सेकंड, माने 1 सेकंड में कितना, 332 मीटर। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 332 मीटर तो सामने होता है, लेकिन इसका 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, हमने पढ़ा होगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसका 1 सेकंड में कितना जाएगा, 3 लाख, और इसका हवा में कितना जाएगा, 332। तो आप खुद बता दो, समझ में आएगा नहीं? तो पहले इसका कुछ पॉइंटों में लिख दो, 1-2 चीजों में आता केवल ये वाला है, लेकिन 2-3 लिख देने में कोई पेन खराब नहीं होगा। लिखो, लिखना है आपको। लिखेंगे CO2, अभी हम लोग चल रहे हैं साउंड में। CO2 में इसकी स्पीड 260 मीटर पर सेकंड, तो यूनिट चल ही रहा है 260, हाँ 260। ठीक है भाई, ध्यान रखिए। एयर में 332, एयर में 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद लिखेंगे, आप लिखिए अल्कोहल। अल्कोहल में 12 से 13, 1213, हाँ एल्कोहल, एल्कोहल में 1213 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। अब लास्ट लिखेंगे पारा, जिसको मरकरी Hg बोलते, पारा, मरकरी, MERCURY, मरकरी। इसमें होता है 1450, 1450 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहां से कहोगे पेपर में आने के बाद तो मैं 332 वाला पढ़ा है, बाकी नहीं पढ़ा है, हो सकता है मैं नहीं पढ़ा हूं या नहीं आया। ठीक है जी, आज तक कोई नहीं आया 332 वाला छोड़ के, क्योंकि प्रकाश की तुलना होती है हवा से, बस वही वाला आता है। ठीक है ना, ये जरूर याद कर लेना, राइट। और जो प्रकाश वाला आया है वो केवल द्रव वाला आया है, और निर्वात यानी वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है कि वहां पर जहां पर कुछ भी ना हो, मतलब हवा भी नहीं हो, उसे वैक्यूम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नहीं आता। ठीक है ना, प्रकाश की स्पीड तेज अधिक। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। अब लाइट वाला लिख लो, 2-3 लिख लो। सबसे पहले लिखो वैक्यूम में, यानी हिंदी में निर्वात में, निर्वात में लिखेंगे 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड,
3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब लिखेंगे पानी में, पानी यानी लिक्विड 2.25 2.25। हाँ वो था 10 के पावर 8 तो फिक्स है, 10 के पावर 8 तो फिक्स है, याद रखेंगे इस बात को, मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब लिखो कांच में, कांच लिखो 2.0 कहो या 2 गुणे 10 के पावर 8, 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। इसके बाद क्या लिखवाना बताओ इसमें से, सारा तो समझाया, और बताओ इसमें कुछ बताओ। इसका मैक्सिमम लेवल होता है ना, मतलब इससे ज्यादा खाली नहीं कर सकता। कौन सा? नहीं कर सकता ना ये लाइट। हाँ। मतलब जैसे वैक्यूम के अलावा और कुछ रहता है जिससे अब वैक्यूम से ऊपर बताओ तुम्हारा क्या रहेगा? नहीं, तुम्हारे सिर से ऊपर तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे शरीर का पार्ट है यार, एयर यहां भी होता है, साइड में भी होता है, एयर हर जगह होता है। जिसको फील करते हैं उसे एयर कहते हैं। विंड का मतलब गति। तुम्हारे सिर से ऊपर कुछ नहीं है, तो उसी तरीके से वैक्यूम से ऊपर कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? और बताइए इसमें कुछ आप लोग को अगर लगे कि हाँ ये नोट करवा दो, बाकी चीजें तो सब समझ गए होंगे, लिख लिए होंगे, बताइए, क्योंकि यहां तक याद होनी चाहिए। कम से कम यहां से 30-35 क्वेश्चन तो जरूर निकाले होंगे। ठीक है जी, ये आपको याद होनी चाहिए। एक क्लास और इसकी होगी तब कंप्लीट हो जाएगी, पूरा रिवाइज करवाऊंगा। बताओ यहां तक, टाइम नहीं देख रहा है मेरे क्लास में, कोई अलग से मालिक नहीं है, बस पढ़ लो मन से, जितना पढ़ोगे उतना पढ़ा दूंगा। ये टाइम हो गया, फैकल्टी आ रहा है, उसका पैसा बन रहा है, यहां नहीं, यहां बस गर्दा मचाना है। हो गया भाई, क्लियर? चलो थैंक यू। इसके बाद हम लोग फिर कल पढ़ेंगे।